अब बबीता की नई नई शादी हुई थी और उसे काफ़ी दहेज भी मिला था। एक से एक अच्छी चीज़ें उसे मायके से मिली थी, जिस पर उसकी ननंद कविता की हमेशा नज़र रहती थी। और ये बबीता की शादीशुदा ननंद कविता काफ़ी मतलबी थी। वो हमेशा इस फिराक में रहती थी कि उसको उसके भाई भाभी के यहाँ से कुछ भी मिल जाए। अरे भाभी, आप मार्केट से जो आम का अचार लाई है ना, वो बहुत ही अच्छा है। आप मुझे दे दीजिए ना। आपके नंदोई जी को बहुत पसंद है। दीदी, वो तो बहुत कम है, मैं आपके लिए मार्केट से ला के दे दूँ? नहीं भाभी, मुझे बस वही चाहिए, वही दे दीजिए। आप जब मार्केट जाना ना तो अपने लिए ले आना। अब बबीता वो अचार अपनी ननंद को देना नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन देना पड़ता है, क्योंकि अगर वह अचार नहीं देती तो वह जाकर उसकी सास से बुराई करती और फिर सास बहू में लड़ाइयाँ करवाएगी। इसकी वजह से उसको वह अचार अपनी ननंद को देना पड़ता है। अच्छा भाभी, कल मुझे कुछ अच्छा खाना है। मौसम भी कितना अच्छा है, ठंडा ठंडा। तो ऐसा करो ना भाभी, कल आप इडली डोसा सांभर की तैयारी कर लो। लेकिन दीदी, मैंने कल के लिए कपड़े भिगा कर रखे हैं और फ्रिज भी साफ करना है। कल के लिए बहुत काम है। अरे तो कपड़े बाद में धो लेना, फ्रिज बाद में साफ कर लेना, और मुझे कल के कल जाना भी तो है। अब बेचारी बबीता मुंह बनाकर रह जाती है। अगले दिन वह ढेर सारे कपड़े भी धोती है और अपनी ननंद के लिए इडली सांभर डोसा भी बनाती है। और इतना सारा काम करते करते रात तक बबीता बुरी तरह से थक जाती है। अरे दीदी, सारा काम हो गया है, बर्तन भी धुल गए हैं, बस किचन साफ करना है। क्या आप कर देंगी? मैं बहुत थक गई हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, मुझे तो ठंडे पानी में हाथ डालना अच्छा ही नहीं लगता। और वैसे भी भाभी, पता नहीं मुझे ठंड क्यों ज़्यादा लगती है, और मैं जैसे ही ठंडे पानी में हाथ डालती हूँ मेरी उंगलियाँ सूज जाती हैं। अब कविता बबीता की बिल्कुल मदद नहीं करती। वह बस फ़ोन लेकर बैठ जाती है। अब थक हार कर किचन में जाती है और बाकी का काम निपटाती है। अब काम खत्म करने के बाद बबीता अपने कमरे में जाती है और अपने पति अमन को बताने की कोशिश करती है। देखो बबीता, वो मुझसे छोटी है और मम्मी पापा की लाडली भी, इसलिए ये सब तुम्हें ही करना पड़ेगा। अब बबीता भी ये समझ जाती है कि पति से कुछ भी बोलने का कोई फायदा नहीं है। फिर अगले दिन, भैया, अब कल मुझे जाना है, तो मेरे बच्चों के लिए और मेरे लिए और उनके लिए कपड़े लेने हैं। तो आप कल ऑफिस से छुट्टी ले लेना। अरे बहना, कल तो बहुत ज़रूरी मीटिंग है, कल मैं नहीं जा सकता। ऐसा करो, तुम मेरा क्रेडिट कार्ड ले लो, तुम्हें जो पसंद है ले लेना। अरे नहीं नहीं भैया, अगर मैं यहाँ से खाली हाथ जाऊंगी तो ये मुझे बहुत सुनाएंगे। आप छुट्टी ले ही लेना भैया। अब अमन अपनी छोटी बहन से कुछ नहीं कह पाता और मजबूरन उसे छुट्टी लेनी ही पड़ती है। और इधर बबीता भी अपनी ननद से परेशान हो चुकी थी, लेकिन वह भी कुछ बोल नहीं पाती है। अब अमन ऑफिस की छुट्टी लेता है और सब मिलकर कविता को महंगी सी महंगी शॉपिंग करवा कर लाती है। और अब रात में कविता सारा सामान अपने पति को दिखाती है और सारा सामान देखकर उसका पति सब चीज़ों को सस्ता और बेकार बता देता है। फिर अगले दिन, भाभी, इनको तो कुछ भी पसंद नहीं आया, सारा सामान वापस करना पड़ेगा। ऐसा करना, कल आप चलना मेरे साथ। अब कविता अपनी भाभी बबीता को मार्केट लेके जाती है और सारा सामान बदलवा कर लाती है। अब बबीता काफ़ी परेशान हो जाती है। उसकी ननद को आए हुए 10 दिन हो गए थे, लेकिन इन 10 दिनों में उसने बहुत परेशान कर दिया था बबीता को। अब थक हार कर बबीता जल्दी सोने चली जाती है, तो रात में उसकी ननद कविता उसका दरवाज़ा खटखटाती है। अरे क्या हुआ दीदी, आप इतनी रात में? भाभी, मुझे भूख लगी है। हाँ, तो इतना सारा सामान रखा तो है। नहीं, मुझे ये सब ठंडा खाने की आदत नहीं है, मुझे कुछ गर्म खाना है। अरे तो दीदी, कुछ बना लीजिए ना। मैगी भी रखी है, पास्ता भी रखा है, और भी काफ़ी चीज़ें रखी हैं। नहीं भाभी, मुझे तो बस आपके हाथ का खाना है, आप ही बना दीजिए ना। अरे दीदी, मैं बहुत थक गई हूँ।
बबीता, कुछ बना दो ना इसके लिए। अब बबीता कुछ नहीं कह पाती। अब बबीता आधी नींद में उठकर अपनी ननद के लिए नाश्ता बनाती है। अरे ये क्या है भाभी, कैसा अजीब सा स्वाद लग रहा है। अरे जब मम्मी बनाती थी ना तो बहुत टेस्टी लगता था। नहीं नहीं, मैं नहीं खा सकती ये। अब कविता उसे खाती ही नहीं, उसे ऐसे ही छोड़ देती है और बाद में वो अपने लिए मैगी ही बनाती है। अब इस बात से बबीता को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाती। फिर अगले दिन वह फिर से अमन से बात करती है। देखो बबीता, मैं तुम्हें बता चुका हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। वो ऐसी ही है, और वैसे भी वो आज जा रही है। अब दोनों भाई और भाभी कविता को ढेर सारा सामान देकर उसको विदा करते हैं और अब बबीता भी थोड़ी राहत की सांस लेती है। लेकिन अभी कुछ ही दिन बीते कि कविता फिर से आ जाती है और इस बार उसका पति और बच्चा भी आता है। अरे भाभी, पिछली बार ना गोलू की छुट्टियों की वजह से हम नहीं आ पाए थे। इस बार तो इसकी छुट्टियां भी है और इनका ऑनलाइन चल रहा है, तो इसलिए अब हम 10-15 दिन यहीं आराम से रहेंगे। अब ये सुनकर दोनों अमन और बबीता अपना सर पकड़ लेते हैं और ननद के आते ही वो तो अपनी भाभी बबीता पर हुक्म चलाने लगती है। भाभी, ये ना अदरक वाली कड़क चाय पियेंगे और गोलू बॉर्नवीटा पिएगा और मैं कॉफ़ी। कॉफी? लेकिन कविता, कॉफी नहीं है, तू भी चाय पी ले। नहीं नहीं, चाय नहीं मैं पीऊँगी। ऐसा करो, तुम मार्केट जाओ और वहाँ से कॉफ़ी ले आओ और गोलू को भी लेते जाओ, उसे भी कुछ दिला देना। अरे भैया, कुछ भांजे भांजियों को खिलाओ पिलाओ तो तुम्हारी और तरक्की होगी। अब अमन थका हारा रात में बाजार जाता है और वहाँ से कॉफ़ी लेकर आता है और अपने भांजे गोलू को भी ले जाता है, उसे भी ढेर सारा सामान दिलाता है। अब सब चाय नाश्ता करके बैठे ही थे कि गोलू मॉल जाने की जिद करने लगता है। अरे हाँ, मॉल बहुत मज़ा आएगा। भैया आप चलिए ना, अभी हम सब मॉल घूमने चलते हैं। अरे अभी? इस वक्त? अरे नहीं नहीं, अभी तो शाम हो गई है। इससे अच्छा है कल सुबह सुबह हम निकलते हैं। अब ये सुनकर उसका भांजा गोलू जोर जोर से दहाड़े मारकर रोने लगता है। अब यह सब अमन के जीजा जी को बहुत बुरा लगता है। मैं इसलिए यहाँ नहीं आया था कविता कि मेरा बच्चा रोए। चलो यहाँ से। अरे रे नहीं जीजा जी, मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि अभी शाम हो गई है, छोटा बच्चा लेकर शाम को जाना ठीक नहीं है। हम कल सुबह चलते हैं ना। अब अमन और कविता कुछ नहीं कह पाते। अब मजबूरन सब मिलकर मॉल जाते हैं और वहाँ जाकर भी कविता अपने भाई का बहुत खर्चा करवाती है। चलिए राकेश जी, हम थोड़ा आगे घूम कर आते हैं। अब अमन अपने जीजा राकेश को मुझे दिखाने लगता है, जिसमें पीछे पीछे उसकी बहन कविता भी आ जाती है। अरे दिखाओ दिखाओ, क्या लिया? अरे कुछ नहीं लिया, हम तो बस परफ्यूम टेस्ट कर रहे थे। अरे कुछ नहीं लिया? ऐसे कैसे? अमन दिखाओ, कहाँ है शॉप? अब कविता अमन को परफ्यूम की शॉप पर ले जाती है और वहाँ महंगे महंगे 2-3 परफ्यूम ले लेती है। अब इस बीच उसका बच्चा गोलू भी रोने लगता है। अरे गोलू बेटा, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। छोटे बच्चे परफ्यूम नहीं लगाते। भाभी, आपको नहीं लेना है तो साफ मना कर दीजिए। आप बहाने मत बनाइए, हम चले जाते हैं। अरे ऐसा क्या कह दिया उसने? वो ठीक ही तो कह रही है। कविता, तुम बिना बात की बात को बढ़ा रही हो। खैर चलो, तुम्हें क्या चाहिए मैं दिला देता हूँ। अब अमन अपने भांजे के लिए भी एक महंगा सा परफ्यूम खरीदता है। फिर सब रात में वापस आ जाते हैं और सो जाते हैं। फिर अगले दिन अमन अपना हिसाब करने बैठता है तो वह देखता है कि इस महीने जब से बहन आई है उसका काफ़ी खर्चा हो गया है। अब बबीता देख लेती है कि उसका पति अमन परेशान है और वह अपनी बहन से कुछ कहेगा भी नहीं, इसलिए बबीता सोचती है कि अब उसे ही कुछ करना पड़ेगा। अरे राकेश जी, आप सुन रहे हैं? मुझे एक साड़ी लेनी है। बहुत दिनों से इनके पास टाइम ही नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज ले ही लेती हूँ। तो क्या चलेंगे आप मेरे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाभी, चलिए ना। अब बबीता राकेश से अपने पति की कार लेने के लिए कहती है
और कार में पेट्रोल बहुत कम होता है, जिससे उसे रास्ते में पेट्रोल भी भरवाना पड़ता है। अब टंकी पूरी खाली होती है, जिससे 8-10 हज़ार अच्छा खासा पेट्रोल में खर्चा हो जाता है। और बबीता ऐसे रिएक्ट करती है जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं है। अरे राकेश जी, मुझे पता ही नहीं था कि इसमें पेट्रोल नहीं है। आपके कितने सारे पैसे खर्च हो गए। अरे कोई बात नहीं भाभी, और बताइए आपको कोई और काम है क्या? काम तो कुछ नहीं, मेरा ना कॉफ़ी पीने का मन कर रहा है। वो क्या है राकेश जी, मुझे ना माइग्रेन की दिक्कत है, इसलिए सोच रही हूँ एक कॉफ़ी पी लेती तो थोड़ा आराम मिल जाता। हाँ हाँ, तो बताइए ना, मैं भी किसी ठेले से कॉफ़ी ले आता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, ठेले वाली नहीं, वो ना मैं स्टारबक्स वाली पीऊँगी तभी ठीक होगा। अब स्टारबक्स का नाम सुनते ही राकेश के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि राकेश को पता था कि स्टारबक्स की टॉफ़ी कितनी महंगी होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता और उसे बबीता को कॉफ़ी लाकर देनी ही पड़ती है। और बबीता मन ही मन खुश हो रही थी कि अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अब इतने दिनों से इनकी बीवी ने हमें परेशान करके रखा है, तो सबक तो सिखाना ही पड़ेगा भाई। तो अब चले भाभी घर? हाँ वो चलते हैं, पर एक और काम था मेरा, अगर आप कहें तो। हाँ हाँ बोलिए ना। वो क्या है कि इनका बर्थडे आने वाला है, तो मैं सोच रही थी कि अब ये तो मेरे साथ चलेंगे नहीं, तो मैं सोच रही थी इनके लिए एक शर्ट ले लेती हूँ। अब क्या है, मुझे तो आपसे कहने में भी शर्म आती है, लेकिन अब क्या करूँ। अब बबीता ऐसे चिकनी चुपड़ी बातें करके राकेश का अच्छा सारा खर्चा करवाए जा रही थी और उसे अपनी बातों में रिझा भी रही थी। फिर दोनों थोड़ी देर बाद घर पहुंचते हैं। कविता, चलो अब हम घर चलते हैं, अब हो गए ना यहाँ 2-3 दिन। क्यों, क्या हुआ? आप तो कह रहे थे 10-15 दिन रुकेंगे। हाँ पर क्या है ना, मुझे एक ऑफिस का काम याद आ गया है, तो चलते हैं ना। और फिर दोनों अगले ही दिन चले जाते हैं। अरे इन्हें क्या हुआ, ये अचानक से कैसे चले गए? अब बबीता मन ही मन खुश हो रही थी कि वह अपने पति को कैसे बताए कि उसने कौन सी तरकीब लगाई अपनी ननद से पीछा छुड़ाने की।